लेकिन क्या मोदी फैक्टर के अलावा बीजेपी के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि जो और आंकड़ों का गणित कुछ बदल पाए? और इधर तेजस्वी का सही मायने में चेहरा ये ब्राइट था, यूको में बेरोजगारी का मुद्दा काफी बड़ा था, और राहुल गांधी का असर क्या रहा? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की कि उसके रन एनडीए के खाते में जुड़ते चले गए। बैटिंग वो कर रहे हैं, खाते में वो एनडीए के रन जोड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग से वजह? तेजस्वी को थोड़ा प्रॉब्लम हुई। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, तेजस्वी जो है एक बहुत बेहतर, एक ऐसे आधार के नेता है जो उनको विरासत में मिला। देखिए, वो 31% वोटिंग से शुरू करते हैं। वो जब अपना माई समीकरण है जो 17 और 14% यानी 31% से शुरू करते हैं, और वो बिहार में वाकई ही अभी भी उनकी ताकत, और वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पिछली बार भी रहे थे, जबकि बहुत बड़ा ताकतवर कोशिश की गई थी एनडीए की तरफ से। आपने देखा होगा सिंगल में वो सबसे बड़ी पार्टी रहे थे, बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी, तो राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा लेके पहुंच गए कि जिस मुद्दे की बिहार के ग्राउंड में कोई भी वजन नहीं है। क्योंकि जो भी आदमी चुनाव लड़ता है, जैसे मैं आज भी कवरेज कर रहा था और मैंने निकलने से पहले कम से कम 10 सीटों पे मैं गया, एसआईआर के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स वहां नहीं थी। लोग तुरंत चिट दे रहे थे, मशीन से निकाल रहे थे। और चूंकि जो मतदाता के एजेंट है उनको मालूम था ये मर चुका, ये बाहर चला गया। लेकिन राहुल गांधी जिस हवाई यात्रा की बात कर रहे थे, आप सोचिए कि तेजस्वी ने उस मुद्दे को एक दो बार देखा और उसके बाद उसको अपनी सभाओं में बोला तक नहीं। आप ये सोचिए कि ये एक मुद्दा गलत देना, उनके पास लगा देना, और आप समझिए जब तक कि उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट, याद होगा आपको, अशोक गहलोत पहुंचे, अविनाश पांडे पहुंचे, उसके बाद आपने देखा अजय माकन पहुंचे लाइन से अल्लाह वरू अल्लाह मसले को हटाने के लिए। तो एक तरह का उन्होंने तेजस्वी का जो फ्री फॉल वो हो सकता था, वो फाइट कर सकते थे, और अपने साथ माई समीकरण के कोई और स्ट्रेटजी बना के, जो कुर्मी कोयरी हैं, जो भी अलग से कुशवाहा समाज है, या दूसरा एक सैनी समाज जैसे मलाई है, जिसमें उनकी तरफ से मुकेश सैनी है, उसके लिए और ज्यादा स्ट्रेटजी प्लान कर सकते थे। लेकिन उनका ज्यादा समय इसी बात पर लग गया। आप ये सोचिए, उन्होंने किसी भी अपनी पार्टी के नॉमिनेशन में नहीं गए। आप ये सोचिए, वो इतने ज्यादा इस बात से खिन्न थे, और ये मेरी समझ में नहीं आया कि गुस्सा मुझे सामने पे और मैं अपना खिलौना तोड़ दूं, उस बच्चे की तरह बिहेव मैंने देखा। वरना तो आपको अपनी यात्राएं आपको करते रहना चाहिए। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम रही, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस का एक एजेंडा आज से नहीं है। कांग्रेस को अगर हम लोग बहुत पहले से गौर करते हैं और शुरुआत से देखते हैं, खासतौर से श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद, तो वो रीजनल पार्टीज के छत्रपों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उस समय नहीं करते हैं जब उनको उनके वोट बैंक को वापस लेना होता है। देखिए, जो वोट बैंक तेजस्वी के पास है, वो सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। क्योंकि यादव है तभी उनको मुस्लिम वोट मिल पा रहा है, क्योंकि यादव वोटों के वो एक छत्र वहां एम्बॉय है। वो फैक्टर। देखिए एवरेज पे बाग है। जी, कुछ आप कह जी रहे हैं? जी, एम्बॉय फैक्टर, मतलब जो एम्बॉय हाँ फैक्टर जी, जाना तो जाता मैं है। यही कह रहा था। जी, मैं आपको उसको थोड़ा-सा दर्शकों के लिए थोड़ा-सा अगर वो समझ पा रहे होंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसीलिए क्योंकि देखिए, यादव समीकरण पर वो खड़े हैं तभी उनको मुस्लिम वोटर्स मिलते हैं। सीमांचल में इस बार इस तरह की हालत थी, जबकि पिछली बार 20 सीटों पे लड़के असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें हासिल की थी, और ये हैदराबाद के बाहर उनका सबसे बड़ा, पार्टी का आज तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। तो उसके बावजूद आपने देखा होगा कि वो जब वापस आए, जब वहां से लौटे, जो ऑपरेशन सिंदूर पे हम लोगों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल अलग शो में गए थे, उन्होंने वापस लौटते ही सबसे पहले ये कहा था, सबसे पहला स्टेटमेंट था कि मैं महागठबंधन में शामिल होना चाहता हूं, और अपनी तरफ से अपील करता हूं ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। वो सिर्फ वोटों का बंटवारा नहीं, वो एक गैम्बल कर रहे थे। उनको मालूम था कि तेजस्वी उनको शामिल नहीं करेंगे, लिहाजा होगा क्या कि वो जनता के पास जाकर ये कह सकेंगे, देखिए साहब हमने तो कहा। क्योंकि उनको पता है इस बार जनता, मुस्लिम वोटर्स एक तरफा तेजस्वी के साथ खड़ा होना है, जैसे हमने यूपी में देखा है। अखिलेश यादव के साथ लगभग 90% और 95% जो प्री इंडिपेंडेंस 1946 का मुस्लिम लीग के लिए जो वोट था, लगभग उस तरह से वोट पड़ रहा था। मैं उसको उसके साथ हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ आंकड़ों के लिए बताना चाहते हैं ताकि लोग समझ सकें। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको इस तरह का माहौल दिखता था, यहाँ सीमांचल में, और जहां सबसे ज्यादा कई सीटों पर, वहां 70 कुछ धामन सीट है, शायद 77% है। अलग अलग सीटों पर इस तरह के जहां मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां भी तेजस्वी का बहुत प्रभाव था।
लेकिन अब दोबारा से ओवैसी ने थोड़ा कोशिश की, मुझे लगता है 1-2 सीटों पे वो आएंगे, लेकिन ज्यादातर पर वही रहेगा। दिक्कत यह है कि कांग्रेस से उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पाई, और कांग्रेस के जो यहाँ से प्रभारी बनाए गए थे उनको वन मैन एजेंडा दिया गया था कि कांग्रेस की जमीन वापस आनी है। वह कांग्रेस की जमीन बीजेपी ने नहीं छीनी है, कांग्रेस की जमीन रीजनल पार्टियां छीनती हैं। अगर आप देखेंगे कांग्रेस के पास वही वोट बैंक था जो वहां शिफ्ट हुआ, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक है, चाहे वो दलित वोट बैंक है, और अपर कास्ट में से ब्राह्मण्स वोट होगा। यही हम लोग सुनते आए थे, दलित, ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स, ये वोट बैंक कांग्रेस का आधार बहुत अरसे तक रहा। तो लिहाजा उनको वापस लेना होगा तेजस्वी से। इसीलिए शुरुआत में आप देखेंगे कांग्रेस ने कि हम 70 सीटों पे लड़ेंगे, हमारा ये होगा, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि ये कैंपेन जो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मुझे कहीं कहीं तो एनडीए से बेहतर दिख रही थी। एक जो मोमेंटम बनता है वो दिख रहा था, लेकिन फिर वो मोमेंटम टूटा। अभी चूंकि 14 तारीख को ये पता चल ही जाएगा कि जनता ने किसको देखा, लेकिन एज ए रिपोर्टर मैं तो मेरा व्यूज आपके सामने रखूंगा ही। जी। जी, जी, जी। मैं प्रेक्षकों के लिए कुछ जानकारी बता देता हूँ, मतलब कुछ आंकड़े, कि आपने 40 का आंकड़ा बताया कि अगर जेडीयू के पास में, नीतीश कुमार के पास 40 का आंकड़ा आ जाता है, तब भी वो बीजेपी को हिला सकते हैं। 2020 का जो बलाबल पक्षी है पार्टी वाइज, जो स्ट्रेंथ है मैं बता दूं, बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास में 43, आरजेडी जी। के पास जी। 75, कांग्रेस के पास 19, और बाकी जो पार्टियां हैं उसमें एलजेपी के पास में महज एक, जिसका ये कहा जा रहा था कि अब एक चिराग सीट। पासवान जो केंद्रीय मंत्री, उनका जलवा दिख रहा है या प्रभाव बढ़ गया है, और बाकी सारे अन्य 31 थे। लेकिन जो दरअसल आरजेडी का 2010 में जो आंकड़ा था वो 22 था, 2015 में आरजेडी 80 पर थी, 2010 में जेडीयू 80। हाँ। 115 पर थी, 2015 में जेडीयू 71 पर आई, 71 पर, और 2010 में बीजेपी 91 में थी, और 2025 में वो घटकर 53 हुए। मतलब कहा जाए तो इन आंकड़ों से आप बिहार के राजनीति का अंदाजा बिल्कुल ले सकते हो। 40 का आंकड़ा होने के बावजूद भी नीतीश कुमार क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? क्योंकि अगर उनकी सरकार आती है और आंकड़े बन पाते, सारी मेजोरिटी जो है 122 विधायकों की हासिल कर लेते हैं, तो अब सवाल ये है कि अपना मुख्यमंत्री हो, ये कोशिश तो हर राज्य में जहां उनका मजबूत जनाधार है या उनके विधायक ज्यादा है, वहां तो बीजेपी की कोशिश होती है, और वो भी कांग्रेस के तरह शतर पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती काम के लिए, सत्ता बनाने के लिए। लेकिन बाद में उसको काटने का काम महाराष्ट्र में भी हुआ, कई अन्य जगह में हुआ। ये तो राजनीति जो संदर्भ है, जो दिखती है परिस्थिति विद्यमान, वही हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या तेजस, ये पहला जो चरण है धीरेन्द्र जी, ये पहला चरण ही तय करेगा कि तेजस्वी बिहार का बाजीगर रहेगा या नीतीश कुमार? देखिए पहले चरण से ही तय हो जाएगा, क्योंकि 121 सीटें इसमें है और 122 सीटें दूसरे में है, दूसरे चरण में। तो इसीलिए 121 सीटों में से आपको 60 से 70 सीटें लेनी होंगी, और वही सीटें आपको, मुझे लगता है कि 65 तो मिनिमम चाहिएंगी, और दूसरे जी, में भी आपको 60-65 लेनी पड़ेंगी, तभी आप उस आंकड़े को छू पाएंगे, जिसको चमत्कारिक मार्क कहा जाता है। नहीं तो जो सत्ता में है, अगर मान लो 5-10 की कमी पड़ती है, तो आपको मालूम है जो सत्ता में होती है पार्टी, उसके लिए ज्यादा आसानी से होता है मैनेज करना बामुकाबले उसके जो विपक्ष में है, क्योंकि आपके पास सिस्टम होता है, तब तक आप ही उस सिस्टम को हैंडल कर रहे होते हैं। और अगर इनको जो एनडीए को, जो मुझे नहीं लगता कि उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा है, अगर हम लोग चुनाव में लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, बल्कि वो लोग पिछली बार से अपनी सीटों का आंकड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जी, इसीलिए जी, मुझे नहीं लगता, और चूंकि मैंने नीतीश कुमार का, अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार को इसी बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में राजनीति में एक चमत्कार है, क्योंकि 2.5 से 3%, मतलब टोटल मिला के कुर्मी कोयरी, जिसको लवकुश समीकरण भी कहा जाता था, वो महज 4 से 4.5% वोट बैंक है। यानी बिहार जो जातियों पर जातने की राजनीति की प्रयोगशाला है, वहां एक ऐसा शख्स मुख्यमंत्री है जिसकी अपनी जातियों की संख्या सिर्फ 2.5% है, और अपने जाति जो समालोचन साथ में है उनके साथ सिर्फ 4.5% है। इसके बावजूद वो निरंतर सत्ता में है। तो आपको मानना पड़ेगा कि वो अकेला राजनेता है जो जातियों का वो तोड़ता है, दायरा तोड़ता है, और बीजेपी की ये बिल्कुल। और मजबूरी है कुर्मी और कि बीजेपी के पास अति पिछड़ा भी, कुर्मी और अति पिछड़ा हाँ, मैंने वर्ग भी। वो नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका अपनी जो जाति है वो उतनी है, जो मैंने आपको बताया, वो तो उसने क्रिएट किया, वो उसने बनाया है। वो तो अति जी, पिछड़ा तो उसका बनाया हुआ वोट बैंक है, जो उसकी जाति नहीं है।
तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में उसको इसलिए चमत्कार कहना चाहिए कि वो जातियों के दायरे को तोड़ता है। और महिलाओं के अंदर आज की डेट में मैं सिर्फ 2 ही नेताओं को देख रहा था। आप ये सोचिए कि कम से कम 300-400 महिलाओं का तो इंटरव्यू मेरे रिकॉर्ड पर है, जो मैंने कैमरे पर लिया हुआ, जो हम लोग डालते भी हैं वीडियोस। और आप पहला वर्ड अगर कोई निकलता है तो या तो नीतीश कुमार है या प्रधानमंत्री मोदी है। मैंने जी। बाकी तमाम छत्रपों को जो जी